हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस पे। दोस्तों, आप अभी केवीएस और एनवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है 10 और 11 तारीख को, इसको आपने बहुत अच्छे से किया होगा। अब बारी जो है आपकी 8 फरवरी जो सीटेट है, और ये सीटेट जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम उस सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे जिसमें से हम क्या कर सकते हैं, नंबर गेन कर सकते हैं। तो चलिए आज उसी क्रम में हम बात करते हैं। सबसे पहला जो आपका देखने को मिलेगा सीडीपी का। सीडीपी का जो हम लोग थियरी क्लास है, क्योंकि थियरी क्लास से भी आपके जो प्रश्न हैं वो आपको देखने को मिलेंगे वहाँ पे, तो इसलिए हम लोग थियरी क्लास करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज प्रश्न की, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अभिवृद्धि क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, और विकास के जो आयाम हैं वो क्या क्या होते हैं। तो चलिए पहला इसमें समझते हैं कि अभिवृद्धि यानी ग्रोथ होता क्या है। देखिए, अभिवृद्धि मतलब क्या होता है कि जब हमारे शरीर की संरचना या आकार जो होता है जब बढ़ना शुरू करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। अगर आमतौर पर देखें तो हम ये कहते हैं कि जैसे कोई छोटा बच्चा है, अगर वो बच्चा 4 साल 5 साल बाद अगर आपको दिखाई दे, तो जब वो उसकी शारीरिक जब ग्रोथ हो जाती है तो हम उसको देखते हुए कहते हैं कि ये मतलब कितनी जल्दी से इसकी हाइट बढ़ गई, है ना। तो उस समय उस जो प्रक्रिया होगी वो किसके अंतर्गत आएगी, तो अभिवृद्धि यानी वृद्धि के अंतर्गत या ग्रोथ के अंतर्गत आएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो शारीरिक संरचना है, यानी जो उसमें शरीर की संरचना में जो भी परिवर्तन हुआ, आकार को जो बढ़ना शुरू हुआ, वो क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। और इसमें प्रश्न यहाँ से हो सकता है कि वृद्धि जो होता है वो ये पूछ सकता है कि वृद्धि जो होती है इंटरनल होती है या एक्सटर्नल होती है। तो यहाँ पे देखिए उसका उत्तर मिलता है कि जो ग्रोथ होता है वो एक्सटर्नल लेवल पे होता है। यानी कि जो ग्रोथ होगा, जैसे आप बैकग्राउंड में चित्र देख रहे होंगे, तो इसमें से ये पता चलता है कि जो छोटा बच्चा जन्म ले रहा है, फिर वो बड़ा हुआ, मतलब उसकी शारीरिक वृद्धि क्या हो रही है, दिन प्रतिदिन क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है ना। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है कि ये ग्रोथ जो होती है वो क्या होती है, बंद हो जाती है, रुक जाती है ना। अभी आगे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि वृद्धि का जो स्वरूप है वो क्या है, एक्सटर्नल लेवल है, यानी कि बाह्य स्वरूप का होता है। आगे बात करते हैं कि वृद्धि जो है कुछ समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। अब जैसे कोई किसी एक व्यक्ति की, एक बच्चे की जो हाइट होगी, एक लेवल पर जाकर क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रोथ होता है वो स्टॉप्स आफ्टर अ टाइम, यानी एक समय के पीरियड के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, रुक जाता है। अगला दिया है कि वृद्धि जो है क्रम के अनुसार नहीं चलती है। कभी हमारी लंबाई बढ़ती है तो कभी हमारा भार बढ़ता है। कभी आप देखे होंगे कि जैसे किसी बच्चे की हाइट बहुत जल्दी खिंच जाती है, लेकिन उसका शरीर जो होता है वो तरफ से वजन जो होता है वो कम हो जाता है, मतलब उसका शरीर एक तरफ से कहा जाए पतला हो जाता है। तो हम लोग कहते हैं कि हाइट तो बढ़ गई लेकिन इसका शरीर का जो वजन है वो क्या हो रहा है, नहीं बढ़ रहा है। तो हो सकता है कभी कभी वजन बढ़ जाए, हाइट ना बढ़े, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वृद्धि है यानी ग्रोथ जो है वो क्रम के अनुसार नहीं चलती है। वो कभी लंबाई बढ़ती है तो कभी वजन बढ़ सकता है ना। तो ये रहे सारे अभिवृद्धि के बारे में। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगले चर्चा करते हैं कि अभिवृद्धि यानी कि जो ग्रोथ है उसका जो वृद्धि का जो हम मापन यानी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे हम वजन माप सकते हैं कि कितने केजी के हो सकते हैं, है ना। लंबाई माप सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर कितने मीटर की हम लोग हैं, कितने फुट के हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि वृद्धि को हम माप सकते हैं यानी मेजरमेंट कर सकते हैं। अगला दिया है कि वृद्धि जो है केवल परिणात्मक होती है, यानी कि ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटिव होती है, ये परिणाम पे निर्भर करती है। ठीक है, गुणात्मक नहीं हो सकती है, सिर्फ क्या होती है, परिमाणात्मक होती है, क्वांटिटिव होती है। ठीक है। अगला कि वृद्धि विकास होने से जो विकास भी हो सकता है और अथवा नहीं भी। इसका मतलब ये है कि जब वृद्धि होगा तो आपके शरीर में विकास हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब ये निश्चित नहीं है कि अगर आपका वृद्धि हो रहा है तो विकास भी साथ में हो जाए। क्योंकि बहुत समय बहुत आप समाज में देखे होंगे ऐसे ऐसे लोगों को जो इनकी जो बुद्धि है, मतलब जो हाइट है, एक तरह से कहा जाए तो हाइट तो बढ़ जाती है, लेकिन उनकी बुद्धि है यानी जो विकास है वो क्या होता है, जरूरी नहीं है कि उस लेवल के व्यक्ति के हिसाब से हो, है ना। तो हम कह सकते हैं अगर कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति है मोटा हो जाता है, उसकी वृद्धि हो जाती है, परंतु ये जरूरी नहीं कि वो क्रियात्मक विकास भी बढ़े, यानी कि उसका जो आईक्यू लेवल जो है वो इंक्रीज कर जाए, ऐसा संभव नहीं है या ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं विकास के बारे में। अब डेवलपमेंट क्या होता है, तो देखिए जब हमारे मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक जो होता है, जो बौद्धिक पक्षों की परिपक्वता आ जाती है, उसे हम लोग क्या कह देते हैं, विकास कह देते हैं, यानी डेवलपमेंट कह देते हैं। वेयर देयर इज अ मैच्योरिटी
इन आवर मेंटल, सोशल, इकोनॉमिकल, इमोशनल एंड द इंटेलेक्चुअल पैटर्न इज नोन एज डेवलपमेंट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि जब हमको समाज में कैसे रहना है, कैसे बातचीत करना है, ये सारी चीज़ें, मानसिक विकास हो जाए, संवेदनात्मक यानी को भावनात्मक जो अंदर से जो भाव होते हैं, अगर इस तरह की वृद्धि हो रही है, हमारे अंदर विकास हो रहा है, परिपक्वता आ जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? विकास कहते हैं, यानी डेवलपमेंट कहते हैं। अब देखिए, विकास जो होता है वो स्वरूप जो होता है आंतरिक और बाह्य दोनों होता है, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल पे होता है। इसको ध्यान रखना है। अभी हमने पीछे पढ़ा था, ग्रोथ जो होता है सिर्फ एक्सटर्नल होता है, लेकिन जो डेवलपमेंट होती है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों लेवल पर होती है। ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करें मस्तिष्क की, भाषा ज्ञान की, ये सारे इसमें एग्जाम्पल में आ जाते हैं। अब अगला है कि विकास जो है जीवन भर चलता रहता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि विकास क्या वृद्धि की तरह जीवन पर्यंत चल सकता है या नहीं चल सकता है? तो वृद्धि जो है जीवन पर्यंत नहीं चलती है। वृद्धि जो है एक समय के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। लेकिन जो डेवलपमेंट होता है ये कॉन्टिन्यूअस हमारे थ्रू आउट लाइफ, यानी जब तक जीवन है व्यक्ति की, तब तक ये क्या होती है? कंटिन्यू चलती जाती है। यानी व्यक्ति कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या होता है? विकास होता रहता है, डेवलपमेंट होती रहती है। ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो एक समय के बाद क्या हो जाती है? रुक जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं डेवलपमेंट के बारे में ही, कि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। उदाहरणतः हमें आप जितना विकास करना होता है उतना हो जाता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं दो विद्यार्थी हैं, एक क्लास में पढ़ रहे हैं। अब एक बच्चा जो है वो क्या चाहता है कि वो अच्छा से पढ़े, अच्छा लिखे, ताकि वो अच्छा नंबर पेपर में ला सके। ठीक है। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो सेम एज का है, सेम क्लास में है, लेकिन उसके अंदर से ये इच्छा नहीं है ताकि वो पढ़े, है ना, आगे बढ़े, तो उसका डेवलपमेंट जो होगा वो कम होगा। लेकिन जो व्यक्ति पहले से तत्पर है, उस व्यक्ति की जो उस बच्चे की जो डेवलपमेंट होगी वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि निश्चित क्रम में होता है, जितना हम चाहेंगे उतना ही हमको ये मिलेगा। तो सामाजिक मानसिक जो विकास जितना हम चाहते हैं उतना ही हो पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा दिमाग जो है ज़्यादा तेज हो जाए, तो हम क्या करेंगे? उस हिसाब से अपने कार्यों को करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे विकास जो हमारा मानसिक विकास है वो न बढ़े, यानी मानसिक विकास एक छोटे बच्चे की तरह रहे, तो आप वैसे भी जो इंसान देखेंगे आप समाज में, जो इनका जो मानसिक दिमाग होगा, मतलब मानसिक जो लेवल, आईक्यू लेवल जो होगा, वो एक बच्चे की तरह ही होगा, है ना। तो जो व्यक्ति जैसा चाहेगा वो अपने विकास को, डेवलपमेंट को क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। अगला है कि विकास को हम, यानी विकास का हम सीधे सीधे मापन नहीं कर सकते। मतलब हम सीधे जैसे हाइट और ग्रोथ को हम लोग मापते थे कि हाइट हो गया, वजन हो गया इतने केजी में, इतने सेंटीमीटर में, उस तरह से डेवलपमेंट को हम नहीं माप सकते हैं। जिसे हम सामाजिक विकास, नैतिक विकास को मापन नहीं कर सकते हैं। केवल मानसिक विकास का मापन कर सकते हैं। यानी कि आईक्यू लेवल का हम लोग बस क्या कर सकते हैं? मापन कर सकते हैं। मेंटल लेवल जो डेवलपमेंट है, क्यों कैसे कर सकते हैं? तो जैसे कोई टास्क दे दिया हमने, ऐसा टास्क दिया जिसमें से 3-4 क्लास के बच्चों के लिए है वो टास्क, अगर वो बच्चा सॉल्व कर ले जा रहा है तो इसका मतलब कि उसका मानसिक विकास उतना हो चुका है। अगर वो बच्चा और बच्चों की तुलना में नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है उतना संभव, यानी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। तो हम मानसिक विकास का तो हम कर सकते हैं मेजरमेंट, लेकिन सामाजिक और नैतिक विकास का हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ पे ध्यान देना है। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। आगे बढ़ते हैं आपको फिर डेवलपमेंट के बारे में ही, कि जो डेवलपमेंट होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक, यानी कि क्वांटिटिव और क्वालिटिव दोनों होता है। अभी हमने वृद्धि के बारे में पढ़ा था। वृद्धि क्या होती है? सिर्फ क्वांटिटिव होती है। लेकिन डेवलपमेंट जो होता है वो दोनों तरह का होता है, क्वांटिटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है। क्यों? कैसे? मतलब कि जो विकास होगा, है ना, आपका जो उसमें गुणात्मक होगा, मतलब कैसे आप समाज में रह रहे हैं, ये आपको आपके गुण को वो दर्शाएगा वहाँ पे। तो ये हो गया आपका डेवलपमेंट। विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। अगर किसी व्यक्ति की वृद्धि रुक गई है, वृद्धि नहीं हो पा रहा है, फिर भी उसका जो डेवलपमेंट है, अपने समाज में रह के, अपने आसपास के लोगों के साथ रह के, या स्कूल में रह के, वो क्या कर सकता है? अपने डेवलपमेंट को क्या कर सकता है? बढ़ा सकता है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों की आकार, ऊंचाई या भार नहीं बढ़ता, परंतु उनमें नैतिक विकास, सामाजिक विकास और बौद्धिक विकास अवश्य होता है। कई ऐसे व्यक्तियों के बारे में आप जानते होंगे जो समाज में हमारे रहते हैं, जिनको क्या है कि जिनकी हाइट बहुत कम है, उनका आकार एक तरफ से कहें तो बहुत कम है, बहुत शरीर बहुत पतला है,
लेकिन उनके अंदर नैतिक विकास, सामाजिक विकास यानी बौद्धिक यानी कि उनका जो आईक्यू लेवल है बड़ा हाई है ना? समाज में कैसे रहना है, समाज में किस तरीके से बात करना है, किससे किस तरह से लोगों के साथ पेश आना है, तो ये सारी चीज़ों का जब ज्ञान होता है, तो उसको हम लोग सामाजिक विकास के अंतर्गत रखते हैं। तो उनके अंदर ये क्षमता बहुत पाई जाती है, भले उनका जो विकास हो एक तरह से पूर्ण रूप से न हुआ हो। तो ये कह रहा है कि विकास जो है वृद्धि के बिना भी क्या हो सकती है, संभव हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। परिपक्वता यानी कि आनुवांशिक जो विन्यास होता है कि पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने का प्रोसेस जो होता है वो मैचुरेशन कहलाता है, मतलब कि परिपक्वता कहलाता है। यह हेरिडिटी से रिलेटेड होता है यानी आनुवांशिकता से रिलेटेड होता है। बड़े होने पर मैच्योरिटी जो होती है आती रहती है, यानी कि जैसे जैसे बच्चा धीरे 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 बड़ा होता जाता है उसके अंदर जो मैच्योरिटी है वो क्या होती है, आती रहती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं विकास के आयाम यानी कि डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। सबसे पहला, विकास जो होता है बहुआयामी होता है, मल्टी डायरेक्शन होता है। यानी हम कह सकते हैं कि विकास जो है सिर्फ एक ही दिशा में हो सके तो ऐसा नहीं है, विकास कई दिशाओं से ही होता है ना? अब जिसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट की। अगला दूसरा दिया है मोटर डेवलपमेंट यानी गत्यात्मक विकास की। यह एक तरह से बात बालक के शारीरिक विकास से जुड़ा है और मसल्स हड्डियों की क्षमता और उन पर कंट्रोल करने से संबंधित होता है। पर कंट्रोल किया तो इसे दो भागों में चलने गामक विकास के में बालकों के चलने कूदने भोजन आदि विषयों को शामिल किया गया है। यानी कि इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है फाइन मोटर स्किल, दूसरा है ग्रॉस मोटर स्किल। ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा सीटेट में कि कौन सी ऐसी क्रिया है जो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आती है, कौन सी ऐसी क्रिया है जो ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आती है। तो आप इसको बहुत अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, फाइन मोटर स्किल एंड द ग्रॉस मोटर स्किल में क्या होता है। तो फाइन मोटर स्किल में क्या होता है कि मसल्स का कम यूज होता है। जैसे अगर हम किसी चीज पे पेन से अगर लिखते हैं तो लिखते हुए जो हम देख रहे हैं इसका मतलब वहाँ पे सिर्फ हमारी उंगलियों का इस्तेमाल हुआ है, यानी मसल्स बाकी का इस्तेमाल नहीं हुआ है, बहुत कम मसल्स का इस्तेमाल हुआ है। उसको हम लोग फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको राइटिंग, कलरिंग, कटिंग, ये ब्रेकिंग चपाती, ये सारे जो हैं वो कौन से एग्जाम्पल हो जाएंगे, तो फाइन मोटर स्किल के अंतर्गत आएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत मसल्स कम यूज की जाती है। अब आगे नीचे देख रहे होंगे जिसमें आप लोग को ग्रॉस मोटर स्किल दिख रहा होगा, इसमें से मसल जो होती है वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा यूज की जाती है, या हम कह सकें कि हमारे शरीर के लगभग सारे मसल्स क्या होते हैं, इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे स्विमिंग करना हो, जंपिंग करना हो या रनिंग करना हो, तो ये जो है ग्रॉस मोटर स्किल के अंतर्गत आता है। अगर आपको याद करना है तो इसमें याद करने के लिए सबसे ध्यान देना है फाइन। फाइन मतलब क्या होता है, छोटा। ग्रॉस मतलब एक तरह से अगर मान के चलिए बड़ा, है ना? तो यहाँ पे फाइन मतलब जिसमें बहुत कम मसल्स का इस्तेमाल हो, ग्रॉस मतलब बहुत ज़्यादा मसल्स या सारे मसल्स का इस्तेमाल हो। तो उसमें से जंपिंग हो गया, स्विमिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ आती हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। आगे बढ़ते हैं अगला, कि विकास के जो आयाम हैं उस पे सबसे पहला है मानसिक विकास, दूसरा है सामाजिक विकास, तीसरा है सांवेगिक यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट, उसके बाद है मोरल डेवलपमेंट, उसके बाद लैंग्वेज डेवलपमेंट। ये हमारे जो है विकास के आयाम हैं। आगे बात करते हैं बाल विकास के जो सिद्धांत हैं यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है, सबसे पहला जो आता है उसमें हम लोग बात करते हैं किसका, तो समान प्रतिमान का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अनुसार प्रत्येक जाति अपनी जाति के अनुरूप के विकास के प्रतिमान का अनुसरण करती जाती है। यानी कि जो उसके पहले के लोग किए होंगे उसी तरह से वो अनुसरण करते हुए उसी के अनुरूप क्या करता है, अनुसरण करता रहता है। जिसमें एग्जाम्पल में हो गया, हाँ, मानव हो गया, हाथी हो गया, ये सारी चीज़ आती हैं किसके अंतर्गत, तो सिमिलर पैटर्न के अंतर्गत आती है। आगे बात करें कि विकास की सिद्धांत जो दिशा है, मतलब अब प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन की बात करें तो विकास की जो दिशा है सिर से पैर की तरफ चलती है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछ सकता है कि जो विकास की दिशा है वो किस तरह से चलती है, तो सिर से पैर की तरफ चलती है। जब हमारी विकास की दिशा सिर से पैर की तरफ होती है तो इसे मस्काधोमुखी कहते हैं। दूसरी तरफ जब हमारे विकास के क्रम मध्य से शुरू होते हैं
और बाहर की तरफ होता है तो उसको हम लोग समीप दूरभाभिमुख यानी प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। अतः कह सकते हैं कि विकास जो होता है वो क्रमिक होता है, यानी एक क्रम के हिसाब से होता है। इस चीज को याद रखना है, सिर से जो पैर वाला उसको हम लोग मस्काधुमुखी, और जो बाहर से की तरफ हो रहा है मध्य से, उसको हम लोग समीप दुर्भिमुख कहते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि जैसे विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है। हम सभी को पता है कि ये जीवन पर्यंत चलती है, जब तक व्यक्ति की मृत्यु न हो जाती है, यानी कि माँ के गर्भ से शुरू होता है और मृत्यु तक क्या होता है, ये चलता रहता है। तो ये जो होता है डेवलपमेंट जो होगा वो क्या होगा, गर्भ से लेकर मतलब जो हमारा ये है, अगर हम इसकी बात करें तो ये गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। आगे बात करें चौथा, सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। तो प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स की तरह चलते हैं, यानी कि हमारा विकास सदैव सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं की ओर चलता है, न कि विशिष्ट से सामान्य। यानी ये भी हम कह सकते हैं कि पहले सामान्य चीजें होंगी, फिर वहां पे क्या होगा, कुछ विशेष चीजें होगा। जैसे हम सभी को पता है कि जब हम कोई चीज सीखते हैं तो पहले धीरे धीरे सामान्य चीजें, छोटी छोटी चीजों को सीखते हैं, फिर जाकर हम बड़ी चीजों को सीखना शुरू करते हैं। तो इसमें भी अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो हमारा क्या है, पहले उठना हो गया, बैठना, चलना, दौड़ना। दौड़ना तो हमको पता है लास्ट में ही आएगा, क्योंकि सबसे पहले हम उठना सीखेंगे, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। तो इस तरह से क्या हो रहा है, सामान्य से विशिष्ट की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। आगे बात करते हैं अगला पांचवा, कह रहा है पूर्वानुमान का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टेबिलिटी। यानी कह रहा है विकास जो है पूर्वानुमान होता है, क्योंकि पहले से ही अनुमान लगा सकते हैं कि विकास करते कि विकास किस दिशा में ज्यादा होगा। यानी इसमें देखते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे हम जिस हिसाब से अपना कार्य करते हैं उस हिसाब से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा विकास है किस दिशा में तरफ जा रहा है। यानी हम एक प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो किस साइड जा रहा है। अब बात करते हैं एकीकरण, यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी। कह रहे हैं बच्चों में एकीकरण का गुण पाया जाता है। जब हम किसी एक काम करने को देते हैं तो वो एकीकरण, यानी एक काम को करते हैं तो वो क्या कहलाता है, एकीकरण कहलाता है। आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर सॉरी सातवां जो आयाम है सिद्धांत के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे सातवां अगर देख रहा है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात करते हैं। बच्चों का जो विकास होता है व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार चलता है। किसी में विकास की गति तेज हो सकती है तो किसी में कम होती है, ये अक्सर हमको देखने को मिलता है। सॉरी, बच्चों के विकास में इंडिविजुअल डिफरेंस, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी अनुवांशिक वंशानुक्रम जो हो गया, और इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण कैसा है, आसपास का वातावरण कैसा है, की पारस्परिकता पर डिपेंड करता है। इन्हीं दोनों की वजह से इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। हमारी इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटर अलग अलग हो सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, आप लोग सुने भी होंगे, आप छोटे कक्षाओं में जैसे क्लास 6 में आप पढ़े होंगे कि दो तोते रहते हैं, ठीक है, दो पैरट रहते हैं। होता क्या है कि एक पैरट जो होता है वो जब आंधी आती है तो वो एक पैरट चला जाता है साधुओं के महल में, मतलब साधुओं के साथ रहने लगता है, महल कह रहे हैं कुटिया में, और एक चला जाता है डाकुओं के साथ, है ना। तो अब उनके साथ जब जाता है तो कुछ दिनों बाद क्या होता है कि जब उनको देखा जाता है, यानी एक राजा जो होता है जब आता है तो देखता ही है कि एक ही तरह के तोते, मतलब एक साथ जाता है वहां पे। तो साधु वाले जब इलाके में गया तो वहां पे उसको क्या किया जाता है, सम्मान के लिए जो तोता है तो सम्मान से उनको कहता है कि साधु आए हैं, इनका स्वागत किया जाए, है ना। तो फिर वहां से स्वागत हुआ। फिर उसके बाद जब ये डाकू वाले इलाके में जब गया है ना। अब इसमें दोनों कहानी अलग अलग है, मतलब डाकू पहले डाकू वाले पे गया था, तो वहां से उसको कहा गया, मतलब कि तोते के द्वारा कि ये कोई व्यक्ति आया है, इसका सामान लूट लो, ये लूट लो। तो ये कहने का मतलब और फिर जब साधु वाला कह गया तो सम्मान के भाव से उसको सम्मानित किया जाता है, मतलब उसको आदर भाव से अंदर बुलाया जाता है। तो ये हमारे पास समझाने का मतलब ये होता है कि जो हमारा इंटरेस्ट है, यानी जो भी हमारे अंदर इंटरेस्ट आएगा या जो भी हमारा मोटिवेशन एक तरह से मिलेगा, वो कहाँ से मिलता है, तो जो हमारा इन्वायरमेंट है, यानी कि हमारे आसपास का जो माहौल है वो कैसा माहौल है, उस हिसाब से हम बच्चों के अंदर या बड़ों के अंदर भी थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे भी जो होते हैं जब धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो अपने आसपास की चीज़ों को देखते हैं और उन्हीं चीज़ों के द्वारा अपने इंटरेस्ट को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, तो इन्वायरमेंट और हेरिडिटी जो होती है वो इम्पोर्टेंट रोल
अदा करती है। अब बात करते हैं 8वां, वर्तुलाकार वनाभ रेखीय प्रगति का सिद्धांत। तो यहाँ पे लिखा है कि विकास कभी भी रेखीय नहीं होता, मतलब वह कभी सीधी रेखा में नहीं चलता। यानी कह सकते हैं कि विकास कभी भी इस तरह से नहीं चलता, विकास हमेशा वर्तुलाकार यानी कभी धीरे कभी तेज ऐसे चलता हुआ चलता रहता है ना। यानी हम कह सकते हैं कि सिंपल एक कांस्टेंट स्पीड से विकास जो होता है वो नहीं चलता है, कभी धीरे चलता है तो कभी तेजी से चलता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं 9वें नंबर का, अंतर संदर्भित विकास का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटर डेवलपमेंट। तो सॉरी, शारीरिक, भौतिक, संवेगात्मक, सामाजिक और अन्य प्रकार के विकास जो होते हैं अंतर संबंधित और परस्पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। दोस्तों अगर सेशन हमारा अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कि जो बाल व्यवस्था सॉरी स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके हम लोग बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला जो काल आता है आपका प्रसव पूर्व, यानी कि आपका होगा प्री नेशनल स्टेज, यानी कि प्री नेशनल स्टेज होगा तो आपका होगा 9 महीने से लेकर 9 महीने या 280 दिन की हम लोग बात करते हैं। यह अवस्था माता के गर्भधान से शुरू हो जाती है। शैशवावस्था अगर हम बात करें, इन्फेंसी स्टेज की बात करें तो ये जन्म से 2 साल तक चलती है। ठीक है, इस अवस्था में शिशु जो होता है पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित रहता है। तेज शारीरिक मानसिक अधिगम की अवस्था, नैतिकता का अभाव होता है, यानी कि मोरालिटी का क्या होता है यहाँ पे, अभाव होता है। अगला जब हम बात करते हैं पूर्व बाल्यावस्था की, यानी अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो 2 से 6 मानी जाती है, इसमें बच्चा अनुकरण इमिटेशन सीखता द्वारा सीखता है। देखिए यहीं से आपका प्रश्न बनना शुरू होगा। ये आपको पहला ये पूछ सकता है कि बताइए किस स्टेज में बच्चे इमिटेशन द्वारा सीखते हैं या अनुकरण करने की क्रिया शुरू कर देते हैं, तो आपका आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था। इस अवस्था में जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी भी ज्यादा होती है। ये जो है आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से मिलेंगे, तो इसी को बड़े ध्यान से समझिए कि क्यूरियोसिटी जो होती है वो किस स्टेज में देखने को मिलती है, तो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में देखने को मिलती है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। यह भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण यानी सेंसिटिव पीरियड है। पांचवा जो है कि इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स और एक्टिव रूप से भाग लेता है। तो ये पांचों के पांचों जो पॉइंट्स है उसको बहुत अच्छे से याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला जो स्टेज है वो है आपका लेटर चाइल्डहुड या चाइल्डहुड, जो 6 से 12 साल के होते हैं। कह रहा है इसे तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था यानी स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इसे खेलों की अवस्था यानी गेम्स स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में संग्रहण यानी स्टोरेज की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इसे टोली या गैंग या समूह की अवस्था भी कहा जाता है। इसे जीवन का अनोखा काल यानी यूनिक पीरियड भी कहा जाता है। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं आपके। सीधा सीधा आपको प्रश्न में ये देखने को मिलेगा, ये प्रश्न पूछेगा कि ये बताइए कौन सा स्टेज होता है जो एक अनोखा काल के रूप में जाना जाता है, तो सीधा सीधा आपका आंसर होगा बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड। ठीक है, दूसरा प्रश्न बन सकता है कि किस स्टेज में टोली या समूह या गैंग बनाने की अवस्था होती है, तो आपका उत्तर बाल्यावस्था या लेटर चाइल्डहुड अवस्था में होती है। अब बात करते हैं किशोरावस्था, यानी कि 12 से 13 और 18 तक चलने वाली, यानी 12-13 से लेकर 18 तक चलती है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा गया है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी तूफान और उलझन की अवस्था को कहा गया है। इसमें विषभ लिंगी आकर्षक भी होता है। इस अवस्था का स्वर्ण काल यानी गोल्डन एज कहा गया है। इस अवस्था में वीर पूजा यानी हीरो वर्शिप की भावना होती है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। तो यहाँ से भी आपका प्रश्न जो होगा वो बन सकता है और बनता ही है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तो ये रहा आपका पूरा यहाँ तक स्टेज के बारे में, और फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को, ऐसी क्लासेज को। धन्यवाद, जय हिंद।